नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत जी आपका। ईरान इजराइल युद्ध का जो लेटेस्ट अपडेट है, आज हम यही लेकर के आए हैं हॉट टॉपिक में। और लेटेस्ट अपडेट चौंकाने वाला है। जब इजराइल ईरान के हॉट वाटर रिएक्टर्स पर, जो हॉट वाटर रिएक्टर्स वहां पर हैं, उन पर निशाना साध रहा था, अटैक कर रहा था और उसके अटैक लगातार विफल हो रहे थे, उस वक्त ईरान ने एक झटके में इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंज उड़ाने का मतलब आप समझिए, ये तो भारत में अब सब लोग जान चुके हैं ये बात। अब ये गरीब भी जान चुका है भैया, स्टॉक एक्सचेंज यानी उस शेयर बाजार वाला खेल वही उड़ा दिया, जिसको भारत में आधुनिक दौर में विकास का सूचकांक माना जाने लगा है, वो स्टॉक मार्केट उड़ा दिया। इसके बाद सरोका हॉस्पिटल हॉस्पिटल पर जब मिसाइल गिरी ईरान की, तो नेतन्याहू, घबराए हुए नेतन्याहू ने आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया। क्या क्या अपडेट है इस वक्त ईरान इजराइल के जंग से, जो अपडेट है वो सब हेमंत जी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खबर को स्टेब्लिश कर दूं, उसके बाद की कहानी फिर भीतर चलेंगे। दिखाइए जरा स्टॉक एक्सचेंज वाली खबर, लाइए स्क्रीन पर। इजराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला, जो मैंने बताया एटमी रिएक्टर, इजराइल ने किया हमला। ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल उड़ाया। 176 घायल, ईरान के 639 लोगों की मौत। ये अपडेट है, लेकिन इस अपडेट में ये बीच की लाइन, उस ईरान पर इजराइल ने अटैक किया लेकिन ईरान ने उड़ा दिया। ये कितना भी कोशिश करे पत्रकार, तो पत्रकार है वो लिख ही देता है बिटवीन द लाइन कि हकीकत क्या है, युद्ध की दिशा और दशा क्या है, कि वो लिख देता है, कितना भी सरकारी दबाव हो या भक्तों का दबाव। इस खबर पर सीधा चलते हैं हेमंत भाई के पास। बहुत कुछ अभी चीजें हैं दिखाने के लिए, पार्ट पार्ट में वो सब दिखाएंगे। विजुअल्स भी, जो विजुअल आए हैं अभी, वो विजुअल भी हैं। हेमंत भाई, क्या है अपडेट? सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज उड़ाया, उड़ाने के बाद रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो अभी लेटेस्ट मैंने देखा है जो है थ्रेड इजराइल की तरफ से, उसमें नेतन्याहू ने कहा है कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ये बात सुनते सुनते अब कान पक गए हैं, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत क्या है जो चुकानी पड़ेगी, और अभी कौन कीमत चुका रहा है, किसका कीमत ज्यादा है, किसकी कीमत खत्म होती जा रही है? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज का जो ये घटनाक्रम है, 7वां दिन है युद्ध का। आपको पता है 13 तारीख को जिस तरीके से इजरायल ने शुरुआत की थी इसकी, आज 7वें दिन आप कह सकते हैं कि ये जो सारा संघर्ष है, अब इसको युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि जो खमनेई थे उन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। इजराइल और अमेरिका भी ऑफिशियली इसको युद्ध घोषित करने से बच रही है। उसमें घोषित करने के बाद तमाम तरह की चीजें होती है, क्योंकि अमेरिका में तो अधिकारी कांग्रेस को है, ट्रंप को है ही नहीं। और ये भी बच रहे कि किस तरीके से अमेरिका आ जाए, इसको फटाफट बाइंड अप करके छुट्टी कीजिए, लेकिन वो स्थिति है नहीं। अभी आपने, जब मैं और आप बात करें, उससे ठीक 1-1.25 घंटा पहले ईरानी मिसाइल ने करीब करीब जो ग्रेटर तेल अवीव के बीच के अंदर स्थित था इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज, उसको तहस नहस कर दिया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जान माल की जो अभी तक एक्चुअल स्थिति है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने घायल है, वो फिगर अभी आना बाकी है, क्योंकि आपको पता है खबरें जिस तरीके से छन छन के आती है और वेस्टर्न मीडिया के उसमें अपने खेल है। एक तो खबर सबसे बड़ी ये थी जिसके लिए मैंने आपको तंग किया कि भाई पहले करते हैं इसको। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि पूरे इजराइल के अंदर अफरा तफरी की हालत ये होगी आशीष भाई, अब मैंने वीडियो भेजा है और मैं चाहूंगा उसको दिखाया जाए। जो बंकर्स के अंदर जो लोग हैं, इजराइल की जो स्थानीय नागरिक है, उसमें देखिए इजराइल में तमाम देशों के लोग हैं, तो बंकर्स के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है कि जो दूसरे देशों के नागरिक है उनको इजरायली वहां पर घुसने नहीं दे रहे, उनको स्टे नहीं करने दे रहे। ये देखिए, ये बंकर की स्थिति है। ये जो अंडरग्राउंड बंकर है इजराइल के अंदर, आपको पता है बहुत बड़े पैमाने पे है। ये देखिए, ये पूरी भगदड़ की स्थिति है, हड़कंप है, और इजरायली नागरिक दूसरे देश के नागरिकों को बंकरों में नहीं रहने दे रहे और मेट्रो स्टेशनों में नहीं रहने दे रहे। ऐसी सिचुएशन कोई कल्पना कर सकता है कि इजराइल की हो सकती है? ये वो चीज है जिससे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं नेतन्याहू। उनको लगता है कि अगर ये स्थिति 2-3 दिन और चल गई, आपको पता है घटनाक्रम 2 दिन से चल रहा है लगातार, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड इनके बंकर्स के अंदर जो स्थिति है, ये तो अगर 24 घंटे भी चल गई तो आप सोचिए नेतन्याहू का क्या होगा। उनकी जो पोजीशन है वो
हटा दीजिए, उनकी ये तो दिख गया ना नेतन्याहू सबको तो। हाँ नेतन्याहू की पोजीशन अनटेनेबल हो जाएगी। और एक वीडियो मैंने और भेजा जिसमें इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाया गया है, वो वीडियो भी हाँ मैंने अरेंज करके अभी दिया है, उसको भी दिखाएं दर्शकों को, ताकि पता लगे कि सेंटर के तेल अवीव के अंदर, ये देखिए, ये जो धू धू करके चल रहा है, ये स्टॉक हाँ एक्सचेंज, हाँ हाँ ये इजराइल का, ये जो है हाँ सेंट्रल उसके अंदर तेल अवीव के अंदर, जो ग्रेटर तेल अवीव है, उसके अंदर ये बिल्डिंग थी जिसका ये हाल किया गया है अभी 1 घंटा पहले। ये रियल टाइम फुटेज कह सकते हैं आप इसको। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम आज हुआ है, और इसी के लिए, इसी के हेमंत भाई बस 30 सेकंड इस विजुअल को जरा दोबारा दिखाइए, तेल अवीव वाली, तेल अवीव वाला, इसलिए दर्शकों को ये विजुअल दोबारा दिखाइए। ये स्टॉक एक्सचेंज उड़ाया ही है इजराइल। इजराइल को हम लोगों ने बहुत बार देखा है, मोदी जी जाते हैं तब भी देखते हैं और बहुत बार देखा। इजराइल की सड़कें, इस विजुअल को देखिएगा आप लोग, प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, विजुअल देखिए, सड़कें देखिए, सब कुछ वीरान पड़ा है, सड़कें देखिए, गाड़ियां देखिए, पूरा का पूरा इजराइल, मतलब जो गाजा की स्थिति जो बनाया था इजराइल ने, मुझे मतलब ये हो सकता है अतिशयोक्ति लगे लोगों को, लेकिन जैसा गजा को बनाया था वैसा ही ईरान इजराइल को बनाता हुआ नजर आ रहा है हेमंत भाई इसमें। अब आगे बढ़िए। हाँ एग्जैक्टली ये तो आप एक पिक्चर दिखा रहे हैं, मैंने एक वीडियो और दिया है जिसमें इजराइल की एक्चुअल स्थिति, शहर के बीचों बीच का एक पिक्चर है, वो मैंने भेजा है, कि हाँ वो भी दिखाइएगा दर्शकों को, ताकि हाँ पता लगे कि इजराइल जो पिछले लंबे समय से हमास के साथ और जो फिलिस्तीन के अंदर जो गदर मचाए हुए था, आज उसकी स्थिति क्या है। वो जो तीसरा वीडियो है वो भी दिखाना चाहिए, उससे आपको पता लगेगा कि इजराइल की ग्राउंड पर पोजीशन स्थिति क्या है। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज 7वां दिन है युद्ध का, जो इसको शुरुआत इजराइल ने की थी, और अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ठोक चुका है इनके ऊपर। और उनके पास करीब करीब, अगर वो मान लीजिए, जो मिसाइलों का स्टॉक पाइल है, और उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल उसने 1-2 बार ही यूज की है, ज्यादा नहीं यूज की। तो हाँ उसकी जो हाँ रूटीन मिसाइलें हैं, जो रूटीन की मिसाइलें हैं, जब ग्रेटर तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज उड़ाया जा सकता है, जब मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया जा सकता है, जब एएमएन का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का वो था वो उड़ाया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका आयरन डोम पूरे तरीके से नाकाम हो गया। और उसी के कारण अब नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेचैन है। आपने जो कहा था ना कि जो कल हम जैसे बात कर रहे थे कि ट्रंप मुंह से मिसाइलें मार रहे हैं, आज का दिन आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज बेसिकली क्या है कि अगर आपको ध्यान हो तो इजराइल का जो एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, उसने क्या कहा था 3 दिन पहले, आपको ध्यान होगा, उसने कहा था कि वीरवार और शुक्रवार को इतना बड़ा युद्ध देखेंगे आप, जो पहले इस सारी घटनाक्रम को बुला देगा। यानी कि युद्ध की टाइमलाइन कौन तय कर रहा है? इजराइल। और उन्होंने कहा उनका खेल क्या है। आज उन्होंने जो हैवी वाटर जो इनके रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर हमला किया है सुबह, ट्रंप इसने, इजराइल ने। उसके बाद अब इनका खेल ये है कि जो जो फोर्डो जो उनका वो है, जो मेन जहां पर बनता है सारे का सारा न्यूक्लियर और सारा, उस पर इनका हमला कराने का खेल है। तो ये बेसिकली ईरान और इजराइल के संघर्ष में असली जो दुनिया की नजर है वो ईरान के जो फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है उस पर टिकी हुई है। ये ईरान की पहाड़ी, जैसे हमने पिछले पहले भी एक बार चर्चा की थी, ईरान की पहाड़ी की तलहटी में 295 फुट गहराई में है ये। और इसकी बनावट और रणनीति, लोकेशन इस तरीके की है कि उस पर हवाई हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि डेप्थ इतनी है। और कोई ऐसा बंकर बस्टर बम नहीं है जो वहां उस तलहटी तक, उस गहराई तक मार कर सके हवाई हमले में। तो लेकिन इनका पूरे का पूरा खेल अभी है कि किस तरीके से फोर्डो को निपटा दिया जाए और विक्ट्री जितना जल्दी है उसके क्लेम कर लो। इसराइल छोटा देश है, मैं आपको पहले भी कह रहा था, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया, मोसाद का ये कर दिया, जो उसका एएमएन का कर दिया, बाकी जो अपने पोर्ट थी उसका, अडानी वाली पोर्ट थी, बाकी सारे एरिया के, हाइफा हाइफा तो पूरा एक रीजन है वहां पे, उस सब के साथ जो किया गया है, तो उसमें इसराइल की जो घबराहट है वो स्वाभाविक है। देखिए ईरान के इतना बड़ा देश है कि उस पर इतना ज्यादा आपको इंटेंसिटी नहीं दिखेगी, लेकिन इसराइल तो इतना छोटा है कि वहां तो कोई भी एक हमला होगा तो पूरी सड़क, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बिल्कुल गाजा टाइप का एक माहौल दिख रहा था। तो ये सारी की सारी घबराहट है। जो आप हालत ये देखिए कि भूमिगत जो आपके बंकर्स हैं उनमें दूसरे देशों के लोगों को नहीं घुसने दे रहे, अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग सहारा लेते हैं, वहां नहीं घुसने दे रहे। तो पूरे का पूरा पैनिक है। और इसराइल की देखिए आदत है मिडिल ईस्ट में पैनिक फैलाने की। ये पहला अवसर है जब उसके देश में पैनिक है, इसीलिए नेतन्याहू घबराए हुए हैं, इसीलिए ट्रंप के हाथों के तोते उड़े हुए कि कहीं पूरी दुनिया में मैसेज ना चला जाए कि इजराइल को निपटा दिया। इसीलिए अब संकट क्या है कि नेतन्याहू बार बार फोन कर रहे हैं उधर, और नेतन्याहू जैसा आदमी, सोचिए आपकी तरह अहंकारी आदमी, वो क्या कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, तुमने वहां पे फिलिस्तीन में क्या किया था, तुम ईरान में क्या क्या कर रहे हो, वो कह रहे हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है।
तो तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम नहीं कर रहे वहां पे हमला, शुरुआत तुमने की और शिकायत भी तुम ही कर रहे हो। तो आप नेतन्याहू की मानसिक स्थिति देखिए। कल रात को आपको ध्यान है उन्होंने वार कैबिनेट की भी मीटिंग बुलाई थी कल लेट राइट में, वो लेट राइट तक चली और उसमें इनके पल्ले अब केवल इतना बचा है कि किसी तरीके से अमेरिका को खींच लिया जाए। अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आज की रात और कल ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में जो इजराइल के राजदूत है उन्होंने कहा था कि वीरवार की रात और शुक्रवार को ये दुनिया असली वो चीज देखेगी जो अब तक इवेंट्स इस युद्ध में नहीं हुए हैं। तो मतलब साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि वो किस तरीके से अमेरिका के अंदर बंकर बस्टर्स और ये सारी चीजें भेजे। लेकिन फोर्डो तक पहुंचना, अगर ये फोर्डो तक पहुंच गए फिर तो देखिए इजराइल ईरान की सारी की सारा जो परमाणु कार्यक्रम था मान के चलिए वो ध्वस्त हो जाए, फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर फोर्डो को ये खत्म नहीं कर पाए तो फिर इनको बड़ी भारी समस्या होने वाली है। फिर ये इनके पास क्लेम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसराइल अगर मान लीजिए कोई करे भी तो क्लेम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और एक चीज दर्शकों को और बता दूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति बाय हुक और क्रिक किसी भी तरीके से युद्ध में फिलहाल कूदने की बजाय कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीज फायर हो जाए और ईरान मान जाए। लेकिन ईरान सरेंडर की मूड में नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार है, ना कि इनकी शर्तों पर। और शर्त पहली है कि इसराइल बिना शर्त हमले बंद करे, उसके बाद देखें। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी इतनी जो आपने कहा, जब आई बात मिसाइल और नेतन्याहू की बेचैनी, घबराहट सबकी, गाजा में महिलाएं, बच्चे दवा बट रही है, वहीं पर हमला कर दिया। कितना मारा है? एक दो, इसने कम से कम मतलब लाख में कितनी गिनती है, एग्जैक्ट गिनती भी अब तक नहीं सामने आई है, लेकिन लाखों में बेसिकली जनसंहार किया, जनसंहार गाजा में किया है। आप हमास को खत्म कर दो, मतलब नहीं, लेकिन आप जनसंहार किए, आपने महिलाओं बच्चों को मारा है और लाख में तादाद है। आज अमेरिका को फोन करके गुहार करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? उसकी वजह समझनी होगी। आज नेतन्याहू पहली बार मिडिल ईस्ट में इजराइल इस ऐसे संकट में फंसा है। इजराइल हमेशा हमेशा किसी न किसी देश को टारगेट करता रहा, बड़े युद्ध लड़े हैं, एक साथ पूरे पूरे इस्लामिक मोर्चेबंदी से युद्ध लड़ा इजराइल। लेकिन इजराइल में कैजुअलिटी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। जब न्यूज में आई कैजुअलिटी, आप अभी गजा में पिछले 1.5-2 साल में लाखों की संख्या में मार दिया, महिला, बच्चे, आदमी, पुरुष, महिला, सबको मार। लेकिन आपने इजराइल में एक भी कैजुअलिटी नहीं सुनी होगी कि इजराइल के 2 नागरिकों को मारा। हूती ने मिसाइलें गिराई, हमास ने गिराई, लेकिन कैजुअलिटी नहीं। अब ये कैजुअलिटी का दौर है, तब बेचैनी है, तब संकट है। और इसी संकट के बीच ये फोन मिलाया जा रहा है कि बचाओ ट्रंप, अब आओ बचाओ। वो मैं आपको खबर दिखाता हूँ फोन वाला, उसमें आप भाव से समझ जाएंगे कि कितना ट्रंप को पुचकारना जो है। खबर पढ़िए, आप खबर लाइए स्क्रीन पर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन करके किया धन्यवाद। अब धन्यवाद के लायक अभी कुछ है नहीं, लेकिन ये धन्यवाद है कि आओ पुचकारना। ईरान इजराइल का संघर्ष 7वें दिन भी जारी है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि इजराइल के महान दोस्त अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का हमारे साथ खड़े होने, समर्थन देने और इजराइल की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमने कल रात को भी ट्रंप से बात की है, हमारी बहुत गर्मजोशी से बात हुई। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने इजराइल राज्य के लिए 2 मौजूदा खतरों को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। हम इन खतरों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने तेहरान के स्पेस पर कब्जा कर लिया है। हम अयातुल्ला शासन पर जबरदस्त ताकत से हमला कर रहे हैं। हम परमाणु हथियारों, मिसाइलों, मुख्यालयों, शासन के प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं। अब ये सब तो आपने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। तेहरान के स्पेस पर ये 2 दिन से बेसिकली क्या है कि ये पूरे दुनिया में दौर सिर्फ डायलॉग बाजों का है। अगर सलीम और जावेद ये दोनों बुजुर्गी अवस्था में नहीं होते, अपने बुजुर्गावस्था में नहीं होते, तो इस समय दुनिया में इनकी बहुत तगड़ी डिमांड होती। क्योंकि जितने हैं राष्ट्राध्यक्ष इस समय 80% 90% सिर्फ फेंकू है। वो हाथ से मुंह से फेंकते रहते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। ये भी
स्पेस में कब्जा किए हो, जब स्पेस में कब्जा किए हो तो क्या पाताल से मिसाइल तुम्हारे घुसी है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में? बड़ा मैं कॉमन बात कर रहा हूँ भाई, मेरी जानकारी कम है हेमंत भाई, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। स्पेस में उसके तुम्हारा कब्जा है और स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा तबाह हो रहा है। स्पेस में उसके तुम्हारा कब्जा है, मोसाद का हेडक्वार्टर तुम्हारा तबाह हो रहा है, स्पेस में उसके तुम्हारा कब्जा है, एएमएन की बिल्डिंग तुम्हारी हो रही है तबाह, स्पेस में उसके तुम्हारा कब्जा है, अस्पताल तुम्हारा तबाह हो रहा है, स्पेस में उसके कब्जा है, बंकरों में मारा मारी तुम्हारे यहाँ चल रही है। ये कैसा कब्जा है? सिर्फ अच्छा, गठबंधन इस समय एक बहुत सावधानी वाली बात है। ऐसा गठजोड़ है कि वेस्टर्न मीडिया जब किसी के अस्तित्व का सवाल आएगा तो वहां पर ईमानदारी डगमगा जाती है। वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया के बीच जो गठजोड़ है, ये आपके बीच खबर नहीं आने देता है। वेस्टर्न मीडिया के लिए अस्तित्व का सवाल है, फिर पश्चिम की नाक कट जाएगी तो मीडिया क्या करेगी? फिर वो नाक का सवाल होता है, जैसे हमारे यहाँ ही अभी पाकिस्तान से जब संघर्ष चल रहा था, तो हम लोगों ने किसी से सवाल नहीं किया अपनी सरकारों से, जब तक संघर्ष चला। हमने भी सरकार के साथ हाथ में हाथ उठाया मिलाया, सवाल नहीं किया, चाहे कुछ भी करे सरकार, अच्छा करे बुरा करे। वही वेस्टर्न मीडिया का हालत है। उनकी हालत ऐसी है कि वो अब सरकार के साथ उनकी मजबूरी है कदम ताल कर। इंडियन मीडिया, इनको कुछ नहीं मिलता है, ये ये कुछ नहीं मिलता है, इनको बारात में बुलाया नहीं जाता है, फिर भी कपड़ा पहन करके चले जाते हैं, बारात में नाचने लगते हैं। ये इनकी हालत ये है। ये गठजोड़ जो है वो एक्चुअल खबर को, ये सवाल जो हमने किया, ये सवाल इनको करना चाहिए था कि भैया जब सब जगह कब्जा तुम्हारा है तो काहे बौखलाए हुए हो? बंकर बस्टर लाओ तो ये लाओ वो लाओ, 5 F-35 गिर गए, इनके मार गिराया इन्होंने। एरो इंटरसेप्टर जो है 10 दिन का स्टॉक है, सिर्फ खत्म होने वाला है। जो एयर डिफेंस सिस्टम वही काम नहीं करेगा है? ऐसे में जो ये कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं ट्रंप के लिए, ट्रंप अपने मुसीबत में फंसे हैं, उन्हीं देश में साथ नहीं है उनके लोग कि चलो ईरान से युद्ध में। जो इजराइल के अस्तित्व पर मैं कह रहा हूं, जिस पर कोई नहीं सवाल कर रहा है, इजराइल के अस्तित्व पर कितना बड़ा खतरा है। म्यूट है आप हेमंत भाई। आशीष भाई, मान करके चलिए अगर ये युद्ध 10 दिन और चल गए तो देखिए हाँ, इसमें डेस्परेशन क्या, नेतन्याहू की डेस्परेशन देखिए क्या है। ईरान तो इतना बड़ा देश है कि ये चाहकर भी कुछ भी कर ले, उसको क्वालिटेटिवली और उतना क्वांटिटेटिवली दोनों ही तरीके से उस तरीके की तबाही नहीं हो सकती जो इसराइल में अपेरेंटली दिख रही है आपको सारी पिक्चर्स के हाँ। अंदर। वो एक वीडियो दिखाई नहीं जो मैंने भेजी थी, वो उस वीडियो के अंदर सारी चीज दिखा रहा है सड़क के ऊपर। बेसिकली क्या है कि ईरान वीडियो दिखाइए जो हेमंत जी ने भेजी है, तीसरी वीडियो भी हाँ, लाइए। हाँ, इसमें एक पेड़ के साथ एक, ये देखिए, ये इजराइल है, आप सोच के देखिए, हाँ, कल्पना करिए, ये इजराइल है, ये हाँ, फिलिस्तीन का पार्ट नहीं है ये आज की पिक्चर से। तो अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल के अंदर किस तरीके का पैनिक होगा, किस तरीके की भगदड़ होगी। तो आपने जो सवाल किया ना कि अगर हफ्ता और ये वार चल गई तो इजराइल को रिबिल्ड करने में कई साल लग जाएंगे, और पूरे पश्चिम, क्योंकि ये पिक्चर्स तो हॉन्ट करेंगे ना, ये ऐसा नहीं है, ये पिक्चर्स नेतन्याहू को, इजराइल की जनता को और पूरे पश्चिमी देशों का जो समूह है उनको हॉन्ट करेंगे लंबे समय तक, कि आप अगर किसी को बदमाशी के लिए पालोगे तो वो तुम सब के लिए एम्बेरसमेंट का कारण बन सकता है। आज इजराइल के साथ वही हो रहा है जो सालों से इसने औरों के साथ किया था। आज उसकी स्थिति देख लीजिए आप क्या है। अगर ये युद्ध एक हफ्ता और चल गया तो इजराइल का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत देखिएगा आप। सड़कें आपने दिखाई, रोड आपने दिखाई, बिल्डिंगें आपने दिखाई, मोसाद का हेडक्वार्टर आपने दिखाया, एएमएन का आपने दिखाया, हाइफा आपने दिखाया, ग्रेटर तेल अवीव आपने दिखाया। कोई ऐसी जगह है जहां पे एक्सटेंसिव बॉम्बिंग ना हुई है या मिसाइल शेलिंग ना हुई है? आप तो कह रहे थे हमारे पास आयरन डोम है, आप तो कह रहे थे हमारे पास थार्ड है अमेरिकन, कहां चले गए वो सारे? इसीलिए अमेरिका डरा हुआ है। और नेतन्याहू की मजबूरी देखिए अब क्या है कि नेतन्याहू जो कुछ उसके यहाँ हो रहा है ये दूसरे देशों में करता था। अगर इजराइल की जनता बगावत पर आ गई तो नेतन्याहू को तो भागने की जगह कब मिल जाएगी, देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। इसलिए उसका खेल समझिए आप क्या है। वो जो ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उन पे पागलपन की हद तक जाकर के उन पे अटैक कर रहे हैं लगातार। और गेम क्या है, सारा गेम एक लाइन का है, किसी तरीके से अमेरिका को बीच में ले लो। फोर्डो जो है, फोर्डो के अंदर ये जो इनका मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर डील प्लांट है, उसके ऊपर अगर अमेरिका हमला कर दे, और वहां पर भी हमला करना कैसा है वो बताता हूं मैं आपको। जो बम्स अमेरिका के पास है, बंकर बस्टर्स बम, उनकी भी एक लिमिट है।
लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये 295 फीट नीचे है पहाड़ों के बीच में, तो वहां पे कैसे हिट करेगा अमेरिका? उसको हिट करने की केवल एक ही टेक्निक है कि जो आपका बॉम्बर है एयरक्राफ्ट, वो एक जगह पर स्टिल होकर के एक ही जगह पर बार बार हिट करे बॉम्ब, ताकि वो सुराग हाँ बनते जाए। वो तो आपको क्या लगता है इसराइल खाली और ईरान खाली बैठेगा क्या? अमेरिका का स्टेल्थ बम्बर एक जगह पे जो खड़ा हो जाए, और B2 जो स्टेल्थ बम्बर है उसका, और उसके पास बम कौन सा है? GBU-57, जो ग्रेट बंकर पेनिट्रेटर जिसको आप बोलते हैं, वो अगर एक जगह पे खड़े होकर बार बार एक ही जगह पे हिट करेगा, तो आप फोर्डो की मिसाइल उस परमाणु फेंक उस तक पहुंच सकते हैं फैसिलिटी तक। आपको लगता है कि ईरान की मिसाइलें छोड़ देगी उसको? जब वो तेल अवीव को नहीं छोड़ रहे, इसराइल के क्रिटिकल से क्रिटिकल एरिया में नहीं छोड़ रहे, तो ये तो इसराइल का हिस्सा है, वहां तो एयर डिफेंस नहीं है उस तरीके का, तो सीधा ठोकेंगे वो तो ये जो चीज है ना, ये चीज अमेरिका को डरा रही है कहीं ना कहीं, कि अगर कहीं इस धोखे में, इसराइल के प्रेम के चक्कर में एक आधा B2 बम्बर गिर गया, फिर किसके आ जाओगे? सवाल तो वो भी आएगा ना। B2 बम्बर अगर गिर गया, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये, लेकिन अगर स्टिल करके एक, देखिए एक तो होता है मार के भाग जाना, कोवर्ट ऑपरेशन, और एक वही जगह खड़े होकर के रह के हिट करना। अगर आप किसी मिसाइल की जिद में आ गए, फिर अमेरिका क्या करेगा? उसकी तो सारी की सारी डिफेंस इंडस्ट्री की आप सोचिए क्या होगा। और जो फोर्डो का डिजाइन है, उसका डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है कि हवाई हमलों से उसको डायरेक्टली तबाह करना बहुत मुश्किल है। या आमतौर पे होता है ना कि 20 फुट 30 फुट की गहराई हो, ये तो गहराई इतनी है कि आप करोगे क्या? और इसका जो पूरा एरिया है, ये 54,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जमीन के पहाड़ों की तलहटी में 55,000 फुट के अंदर, 54,000 फुट फैला हुआ है। और इसके अंदर 3,000 के आसपास IR-1 सेंट्रीफ्यूज है, जिनमें से 1,044 JCPOA का इस्तेमाल आइसोटोप उत्पादन के लिए किया जाता है। 2024 तक ईरान ने IR-6 सेंट्रीफ्यूज की संख्या बढ़ाई है, यानी कि जो यूरेनियम संवर्धन का काम है उसको बहुत तेजी से वो बढ़ा रहे हैं। और इसकी अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे कि यूरेनियम को कैसे इन्होंने अपग्रेड किया है, तो 2012 में फोर्डो ने मेडिकल उत्पादन के लिए केवल 20% तक कन्वर्टेड जो यूरेनियम होता है उसका उत्पादन शुरू किया था। और मार्च 2023 में IAEA ने खुद बताया कि ईरान के पास 83.7% शुद्धता वाला यूरेनियम ऑलरेडी है, और परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% चाहिए। यूरेनियम का जो प्योरिटी लेवल है वो 90% चाहिए। और एक चीज और बता दूं, जहां पे ये नेतन्याहू पगलाएपन हुए ना कि फोर्डो को उड़ा दो किस तरीके से, वहां पर जो सेना, जो डिफेंस सिस्टम है वो रशियन S-3 है। वहां पर इसराइल का S-3 के, वहां पर कोई भी मिसाइल आप मारोगे, कोई एयरक्राफ्ट आएगा तो S-3 मिसाइल सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम है। वहां पर अपने आप को ध्यान होगा, जो सिंदूर में हमारे पास S-4 था, जो पाकिस्तान के पूरे हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो इसराइल बेचैन जरूर है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक अमेरिका, इन्होंने तो साफ मान लिया था 2 दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि फोर्डो का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बम तो केवल उनके पास है, GBU। और GBU का जब अब आप देख रहे हो कि उसको भी मारने के लिए आपको एक जगह खड़े होकर 295 फुट, उसकी मार तो 20-30 मीटर तक है, 20-30 फुट तक है जमीन के नीचे, और इसके नीचे किस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी आप सोच सकते हैं। तो इसराइल का पैनिक ये है कि हमने छेड़खानी कर दी, अपना देश बर्बाद करवा लिया, बड़े बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई ईरान में, इसमें इसराइल में। और अब अगर फोर्डो अब भी बच गया, तो फिर तुम्हारे पास जीत में, आपके पास अचीव क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो रह करके ट्रंप को बार बार फोन मिला रहे हैं और ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। और ट्रंप, आप समझ सकते हैं, इसराइल किसी भी हद तक जाएगा ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए। और सारे जो इस तरह के नेता है ट्रंप टाइप, उन सब के राज इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर सीधे हाथ पैर से नहीं मानेंगे तो उनको ब्लैकमेल करने से भी नेतन्याहू बाज नहीं आएंगे। आपको पता है पीछे जो ट्रंप के जो अडानी थे, अपने मस्त, उन्होंने बताया था कि एप्स्टीन फाइल क्यों नहीं जारी की गई। तो आपको क्या लगता है एप्स्टीन फाइल की सारी इनके पास नहीं होगी? तो ये वो लोग हैं। आज की जो, कल तक हम बात कर रहे थे कि ईरान के लिए सर्वाइवल का सवाल है, जीने या मरण का सवाल है, करो मरो का सवाल है, आज इजराइल की स्थिति भी वही आ गई। अगर ये युद्ध 3-4 दिन और इस तरीके से चल गया और 10-20 मिसाइलें ऐसे ही लगती गई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो गया, बचा क्या आपका? मोसाद पे हमला हो गया, बचा क्या? मोसाद हेडक्वार्टर। आर्मी इंटेलिजेंस पे हमला हो गया, क्या बचा? हाइफा पे हमला हो गया, क्या बचा? आप कहते रहिए, आप कहते रहिए हमारे पास आयरन डोम है, आप कहते रहिए थार्ड है हमारे पास, वो सारा दिख रहा है, यही सारा दिख रहा यही बात शायद दुनिया, मतलब मीडिया बताना नहीं चाहती और शायद लोग समझना नहीं चाहते। कुल मिला के 100 गज का प्लॉट है आपका, 100 गज का प्लॉट, और सामने वाले का जो प्लॉट है उसमें आप 100 गज में आप कितना भी अच्छी टाइल्स लगा लो, कौन सी टाइल्स लगाओगे, जकूजी लगा लो, कुछ कर लो,
100 गज का प्लॉट, 100 गज के प्लॉट में 4 सुतली बम में प्लॉट खत्म हो गया, वीरान हो गया। और सामने वाले का 50,000 गज का, 100 गज के सामने 50,000 गज का प्लॉट, आप उसमें गिराते रहो, सुतली बम नहीं, उसमें कोई बम गिराओगे, उसने में कोठी बनी है तो उसके 4 कमरे हो सकता है, 2 बाथरूम, आपका एक ही बाथरूम तबाह हुआ, उसके 5 बाथरूम तबाह कर दिया आप, वॉशरूम। उसके बावजूद उसके 10 वॉशरूम बचे हैं और आपके कुल आपका 2 ही वॉशरूम था, तो आपको लोटा लेके जाना पड़ रहा है। ये फर्क है, ये असली फर्क बेसिक समझो तो ये है कि आपका तो एक वॉशरूम था, लोटा लेके निकलना पड़ेगा, उसका आपने 20 वॉशरूम तबाह किया तभी 50 है उसके पास। ये असली फर्क है और इसी फर्क को समझने की जरूरत है। अगर युद्ध के हालात को आज एनालाइज करना हो तो ये समझना होगा दोनों देशों में। बहुत लोग सोचते हैं कि इसके तो 40 मरे, उसके 400 मर गए हैं, इसकी आबादी 1 लाख है, उसकी 1 करोड़ है, तो उसके 10 लाख लोग मरे तो भी 90 लाख बचे, और इसके 1 लाख आबादी है, 90,000 बच गए, तो उंगली पर पता चला गिनती गिननी पड़ेगी। ये ये फर्क है ना दोनों के। तो इस फर्क को समझते हुए इस युद्ध के आज के हालात को तब इवैल्यूएट करना, आकलन करना होगा। ट्रंप फिलहाल डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप के हर स्टेटमेंट में विरोधाभास, हर स्टेटमेंट में, कभी कहते हैं अब ऐसा करूंगा कि आप सोच नहीं सकते, तब कहते हैं कि एक मौका और दूंगा, तो इतना विरोधाभास है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अब युद्ध भूमि में थोड़ा सा गंभीरता बढ़ गई है। इसके पहले तो जो है लाइट वेट था, अब हैवी वेट मुकाबला हो गया है, तो गंभीरता बढ़ गई है, इसलिए अपडेट्स ज्यादा आ रही हैं और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर के आएंगे। बीच में भी कुछ बड़ी अपडेट आई तो हेमंत जी के साथ लेके आएंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, कल फिर आएंगे। ये कार्यक्रम तो तय ही है, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।